दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, ईलानॉमिक्स के इस अंक में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं मशहूर अर्थशास्त्री ईला पटनायक। पिछले कुछ हफ्तों से हम बात कर रहे हैं कृषि क्षेत्र में जो मोदी सरकार सुधार लाई है या लाने की कोशिश कर रही है। 3 ऑर्डिनेंसेस आए हैं। एक था एसेंशियल कमोडिटीज़ से जुड़ा, एक जिसका पिछले हफ्ते हमने बात की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जहां किसान जो हैं सीधे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं बड़ी कंपनियों के साथ और सीधे उन्हें सामान बेच सकते हैं। आज हम जिस बात की चर्चा करेंगे वो है जो कृषि मंडियां हैं उसके चलाने में, उसको सुधारने में जो कदम मोदी सरकार उठा रही है एपीएमसी एक्ट में बदलाव लाके। एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट। ईला जी, किस तरह का सुधार मोदी सरकार लाना चाह रही है? इसमें अगर इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो 1950s में एग्रीकल्चर मार्केट्स नहीं थे, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, मंडीज़ के लिए जगह नहीं थी। तो दुनिया भर में इंक्लूडिंग इंडिया में कोशिश की गई कि एक जगह दी जाए फार्मर्स को जो जहां वो जाके अपना प्रोड्यूस बेच पाएँ, ताकि जो भी ट्रेडर्स हैं वो उनसे वहाँ पे ख़रीदें। और एक मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये कमिटीज़ को शुरुआत की गई। ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज़ थी, जिसमें कि बेसिकली यही अटेम्प्ट था कि फार्मर्स को अच्छे प्राइसेस मिले, फार्मर्स कहीं जाके बेच सके। अब कुछ सालों में और ओवर द इयर्स क्या हुआ कि ये लाइसेंस परमिट राज की तरह एक मोनोपोली बन गई कि फार्म स्टेट्स के अंडर आता है कि जो एग्रीकल्चरल प्राइस एंड मार्केटिंग कमेटी का जो एरिया है उसी में सिर्फ सामान बेचा जाए, उसी में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बेचा जा सकता है और कहीं नहीं बेचा जा सकता। तो पहला तो ये दौर आया। फिर इसको थोड़ा लिबरलाइज किया गया कि क्योंकि फार्मर्स कई बार मंडी तक पहुंच नहीं पाते थे, तो ये कहा गया कि अच्छा आप चाहे इसके बाहर बेच दें पर आपको फीस देनी पड़ेगी, एपीएमसी फीस। जैसे अगर 2% फीस है तो वो 2% फीस चाहे रेनू ईला को कुछ बेच रही है पर एपीएमसी की जो फीस है वो फिर भी भरनी पड़ेगी। अब ये जो यानी आप वहाँ मंडी का इस्तेमाल नहीं भी कर रहे फिर भी आपको एक फ़ीस देनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये लिबरलाइजेशन था। उससे पहले तो ये रेस्ट्रिक्शन था कि आपको सिर्फ मंडी में ही आप सिर्फ बेच सकते हैं, आप मंडी के बाहर नहीं बेच सकते और मंडी के अलावा आपका प्रोड्यूस कोई नहीं खरीद सकता। तो एक तरीके से फार्मर्स की फ्रीडम को बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि वो किसी को बेच नहीं सकते, जो चीज़ उगा रहे हैं किसी को बेच नहीं सकते। पिछले हफ्ते हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट डिस्कस किया था, जिसमें कि हमने ये कहा कि अगर फार्मर चाहे तो अब ये ऑर्डिनेंस जो आई है, इस ऑर्डिनेंस के बाद किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है कि मैं अभी ये आलू बो रहा हूँ और जब ये उपज होगी इसकी तो आपको इस दाम पे मैं बेचूंगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अलाउ किया गया। इस वाले ऑर्डिनेंस में, तीसरे ऑर्डिनेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें यह है कि इवन अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तब भी अगर फार्मर अपने प्रोड्यूस को बेचना चाहता है तो किसान को मंडी में जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मंडी के बाहर बेचता है तो बड़े एक्सप्लिसिटली कहा गया है कि उसको मंडी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब उसको वो फ्रीडम दी गई, जो कि ट्रेडर्स की मोनोपोली हो गई थी। अब ये नहीं है कि एपीएमसी बंद कर दिए गए हैं, कि वो मार्केट्स जो हैं, मंडियाँ जो हैं, उनको बंद नहीं किया गया है, उनको भी अलाउ किया गया। पर साथ में अगर आप बाहर उसके कुछ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपको उनकी यानी ऑप्शन है आपके पास, किसान के पास अब ऑप्शन है, वो मंडी जाके बेचे या अलग से सीधे बड़े कंपनी को बेच दे, बड़े व्यापारी को बेच दे, या जिसको चाहे बेच सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट है उसको भी बेच सकता है। और अब इस ऑर्डिनेंस के दौरान कॉन्ट्रैक्ट नहीं के अंडर और कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तब भी वो बेच सकता है उसको, जिसको कि वो चाहे, उसको फ्रीडम दे दी गई है बिना मंडी की फीस पे किए। अब इस तरह से आखिर जैसे ट्रेडर को फीस पे करनी होती थी पर वो लेता तो फार्मर से ही था, अल्टीमेटली उसका जो बर्डन पड़ता था टैक्स का वो फार्मर पे ही पड़ता था। और ज़्यादातर वो फीस में जो कलेक्ट होती थी वो कोई बहुत क्लियरली
स्टेट्स के बजट में नहीं जाती थी। तो स्टेट्स को इन अ वे फ्लेक्सिबल मनी मिलता था उससे, जिसको वो यूज़ कर सकते थे। तो जब भी कभी पहले अटेम्प्ट किया गया कि APMCs एक्ट को रिलैक्स किया जाए, फार्मर्स को फ्रीडम दी जाए, तो स्टेट्स ने अपोज किया। अब भी कुछ स्टेट्स अपोज कर रही हैं, तो जैसे खबर आई है कि पंजाब अपोज कर रहा है और वो कहते हैं कि नहीं, ये तो स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्टेट्स का ही APMC पे कंट्रोल है। पर एक तरफ से अगर देखा जाए तो APMC का स्टेट्स पे कंट्रोल रहेगा। जो APMC के अंदर हो रहा है, उस मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हो रहा है, उसको चेंज नहीं किया गया, उसको टच नहीं किया गया है। सिर्फ ये अलाउ किया गया है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट देती है, फ्री ट्रेड, फ्री कॉमर्स का जो राइट देती है, वो राइट को यूज़ करके ताकि एक नेशनल मार्केट क्रिएट हो सके। पहले क्या था कि एक डेजिग्नेटेड एरिया में एक फार्मर सिर्फ एक पर्टिकुलर APMC में ही जा सकता है, वो उसके बाहर नहीं जा सकता, या बाहर से कोई उसमें आके नहीं बेचता था। तो उस चीज़ को तोड़ने तो के लिए जो किसान की लिमिटेशन थी वो दूर होगी इससे, वो कहीं भी बेच सकता है, उसको वो उस ज़िले पे या उसी मंडी पे निर्भर नहीं करेगा। जी बिल्कुल। अब हो सकता है कि एकदम इसका असर नहीं होगा, क्योंकि ये रिलेशनशिप्स बढ़ने में, बिजनेसेस बनने में, तैयार होने में, लिंक्स बनने में टाइम लगता है। पर अगर हम एक नेशनल मार्केट बनाना चाहते हैं तो वो बहुत, उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि ये नहीं कि किसान को सिर्फ इसी APMC में बेचना है, सिर्फ उस एरिया की APMC में, या बेचे नहीं तो बाहर भी बेचता है तो उस एरिया की APMC में फीस दे। तो इसको चेंज करके जो अब आता है, अब हम यहाँ पे बैठ के न्यूजीलैंड के कीवी खा रहे हैं या लैम्प खरीद रहे हैं, जबकि हमें वो चावल और वो कई ऐसी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं जो बंगाल में या तमिलनाडु में या केरल में या महाराष्ट्र में उगाई जाती हैं। तो इस चीज़ को तोड़ने के लिए और एक नेशनल मार्केट बनाने के लिए ये ऑर्डिनेंस एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड है। इसी ऑर्डिनेंस में एक ये प्रावधान भी किया गया है कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनेगा, तो उससे भी सारी बंदिशें दूर होंगी, उससे भी किसानों के लिए एक बड़ा बाजार बनेगा। सरकार ने एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया था, पर वो सरकार का स्टार्टेड था, प्रमोटेड था। अब इस ऑर्डिनेंस के अंदर ये अलाउ किया जाएगा कि इवन अगर प्राइवेट ट्रेडर्स बिना लाइसेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट करते हैं तो वो कर सकते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि जब सरकार प्रमोट करती है, पुश करती है, तो इनिशियल स्टेजेस में तो वो एक अच्छा आइडिया है, पर जब तक कि उसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन नहीं होती है, तो जैसे हमारे जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं है, बहुत ज़्यादा उसका सक्सेस नहीं हुआ है, तो ये ऑर्डिनेंस पुश करता है कि अब इसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी आए और बिना लाइसेंस लिए आप ऑनलाइन ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ जो हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के केस में भी डिस्कस की थी कि अगर कोई विवाद होगा तब कैसे उसको सुलझाएंगे, तो इस मामले में भी APMC में जो अब जो ऑर्डिनेंस आया है, जो बदलाव आ रहे हैं, इसमें अगर कोई विवाद होता है दो पार्टीज़ के बीच तो क्या किया जाएगा? इसमें भी SDM के पास जाया जाता है। इसमें भी यही प्रोविज़न है कि SDM, जो कि सरकार का हिस्सा है, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, ना कि जुडिशरी के पास जाएगा। अब देखा जाएगा कि ये किस तरह से प्ले आउट करता है, और आई थिंक कि ओवर द इयर्स या फिर इवन जब ये इनैक्ट होता है, ये पार्लियामेंट में आता है, टेबल होता है, तो हो सकता है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। पर फिर भी मैं ये कहूँगी कि क्योंकि इतना बड़ा चेंज है, तो हो सकता है कि इनिशियल ईयर में इसको लोकल रखा जाए और सिंपल रखा जाए ताकि फार्मर उसको अप्रोच कर सके, पर बाद में ये ज़रूरी होगा कि बायर भी उतना ही ईज़िली कोर्ट्स को और जुडिशियल सिस्टम को अप्रोच कर पाए, जिस वजह से हो सकता है कि उसको मूव करना पड़े फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, दैट इज़ SDM, टू द जुडिशरी, जो रेगुलर कोर्ट सिस्टम के थ्रू। जी, और हमने बात की किसानों को कैसे फ़ायदा होगा, उनके बाज़ार बढ़ेंगे, उनको सही कीमत मिलेगी, उनके पास बड़ा आयाम है, उनका विस्तार हुआ। इसका ये फ़ायदा उपभोक्ता को भी होगा शायद, या उपभोक्ता को चीज़ें महंगी पड़ेंगी, कैसे वर्कआउट करेगा ये?
कि कई जगह तो कहते हैं कि 60-70% मार्जिन है जो ट्रेडर को जाता है, और ये मार्जिन इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि हमने मोनोपोली दी ट्रेडर्स को। और देशों में और जहाँ ये इतना मोनोपोली नहीं होती है वहाँ पे देखा जाता है मार्जिन करीब 15%, 12%, 17% इस तरह से आता है कि आपने आखिर एक जगह से सामान खरीदा और दूसरी जगह जाके उपभोक्ता को दिया वो सामान। पर हमारे मार्जिन्स मोनोपोलिस्टिक मार्जिन्स हैं। हिंदुस्तान में जो मार्जिन्स हैं इतने हाई मार्जिन्स इसलिए हैं क्योंकि हमारा ये मोनोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर बन पड़ा, जिसमें कि सिर्फ आप एक लाइसेंस ट्रेडर को बेच सकते हैं। तो अगर ओवर टाइम जैसे ये इस ऑर्डिनेंस का और जब ये लॉ बनेगा इसका असर नीचे तक जाएगा और मार्जिन्स कम होंगे तो सर्टेनली कंज्यूमर को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि उसको चीज़ें सस्ती मिलेंगी। जो चीज़ में वो डबल दे रहा है, क्योंकि बीच के ही इतने जो मोनोपोलिस्ट ट्रेडर है उसके पास इतना ज़्यादा मुनाफा जा रहा है, वो उसका मुनाफा कम होगा, क्योंकि जो लोग कम पैसा लेंगे और कम में आने को तैयार ये ट्रेड करने को तैयार होंगे उनको भी अलाउ किया जाएगा। तो इवेंचुअली, मैं नहीं कह रही कि कल ये असर एकदम हो जाएगा, पर इवेंचुअली जैसे जैसे ऐसे बिजनेसेस एंटर करेंगे उसमें जो कि कम मार्जिन्स पर ऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, तो कंज्यूमर को डेफिनेटली फ़ायदा होगा। क्योंकि आज ये शिकायत आम है कि किसान ने अपनी फसल उगाई, उसने जितने में वो उगाई उससे भी कम पैसे उसे मिले, लेकिन बाज़ार में कई गुना ज़्यादा पे वो बिका, तो आपके जो खरीदार है उसके लिए तो वो महंगा ही पड़ा सौदा, और किसान भी खुश नहीं रहा। जो बीच का ट्रेडर है, जो बिचौलिया है या दलाल है, शायद सारी चांदी उसी की हुई। लेकिन इस सब के बदलावों में सबसे ज़्यादा असर लगता है कि उन बिचौलियों को, उन व्यापारियों को पड़ेगा। तो क्या वो चुप रहेंगे या क्या उसे एक्सेप्ट करेंगे, या उनका भी इसमें कहीं फ़ायदा है? देखिए, उनका पहले तो नुकसान होता ही है कि कंपटीशन में हमेशा नुकसान होता है। तो जब किसी की भी मोनोपोली होती है, हमने जैसे देखा पब्लिक सेक्टर मोनोपोलीज थी, जब एयर इंडिया की मोनोपोली थी तो सबको सिर्फ एयर इंडिया ही ट्रैवल करना पड़ता था। दूसरी कंपनीज आई तो नेचुरली एयर इंडिया का मार्केट शेयर कम हुआ और उनको नुकसान हुआ। अब अगर वो ट्रेडर्स फ्लेक्सिबल इनफ हैं और वो कम मार्जिन लेते हैं और वो बिजनेसेस स्टार्ट करते हैं, तो वो इस चीज़ को अपने को ज़्यादा हिट नहीं होने देंगे। पर हमेशा हम ये देखते हैं कि पॉलिटिक्स ऐसा होता है कि कई ट्रेडर्स कोशिश करते हैं कि बदलाव ना आए, कि और लोग उनको कंपटीशन ना, उनके सामने उनके कंपेटिटर ना बने। और जो ट्रेडर्स वो एटीट्यूड लेते हैं कि वो एक लॉबी बनाने की कोशिश करते हैं कि बदलाव नहीं आएगा और सरकार ये चेंजेस बल्कि ना कर पाए ताकि उनकी मोनोपोली बनी रहे, उनको क्योंकि नुकसान हो रहा है। तो ये ऑपोजिशन तो पॉलिटिकली फाइट करना पड़ता है। स्टेट्स के लेवल पे जब तक ये एपीएमसी पूरा वो सिर्फ यही फोकस था कि वहीं पे आप सेल करेंगे और बाहर आप नहीं तो फीस देंगे, तब तक जब भी चेंजेस करने की कोशिश की गई स्टेट लेवल पे, तो ज़्यादातर स्टेट्स में, कई ने तो जैसे बिहार और केरला ने तो एपीएमसी लॉज को रिपील कर दिया, पर कई जगह स्टेट्स में बहुत कोशिश की गई और नाकामयाब रही। पर इस बार क्योंकि ये सेंट्रल लॉ लाया गया है, ये आत्मनिर्भर पैकेज के थ्रू आया है, तो मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि इस बार ये वापस नहीं किया जाएगा और कि इसका फ़ायदा। लेकिन क्या आपको नहीं दिखता कि जब संसद का सत्र होगा, और क्योंकि कृषि एक आपने जैसे कहा राज्य के तहत आता है, जब संसद का सत्र होगा वहाँ इस पर भी काफ़ी पॉलिटिक्स होगी और ये इतनी आसानी से पारित हो पाएगा, आपको लगता है? अब अगर हालात ऐसे हैं और सरकार की मेजॉरिटी ऐसी है कि एक तो ये हालात हैं कि बहुत ज़रूरी है इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से, इस हालात की वजह से बहुत ज़रूरी है एक्टिविटी बढ़ाना, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और कई इंडस्ट्रीज़ इसके आते हुए चल सकती हैं जो आजकल वही 65-70% मार्जिन में मर जाती हैं। तो एक तो ये सिचुएशन है। दूसरी, सरकार की लोकसभा में मेजॉरिटी है और उस मेजॉरिटी के चलते वो बिल तो पास हो सकता है, पर देखते हैं और होपफुली सरकार की कमिटमेंट इसके लिए रहती है और इसको अच्छी तरह से पास कराया जा सकता है।
शुरू में हमने बात की 3 बड़ी चेंजेस जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सरकार रह रही है, तो आपको लग रहा है ये जो 3 बड़े चेंजेस हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और एपीएमसी में सुधार, ये सब कुछ मिलके भारतीय कृषि की शक्ल को बदल देगा, स्वरूप बदल देगा? क्या सरकार ने काफ़ी सोच के ये रिफॉर्म्स लाए हैं इस बार? हाँ, मुझे ये लगता है कि ये बहुत नेसेसरी चेंजेस थे, बहुत ज़रूरी चेंजेस थे। जो इंडस्ट्री में हमने लिबरलाइजेशन की, हमने इंडस्ट्री में फ्रीडम दी कि आप चाहो तो प्रोड्यूस कर सकते हो, आप चाहो तो सेल कर सकते हो। जो हमारे 50s और 60s में ऐसी लाइसेंस परमिट राज की रिजीम थी, हमने इंडस्ट्री में उसको बदला था। ये अटेम्प्ट है एग्रीकल्चर में उसको, कृषि में उसको बदलने का। पर मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कंडीशन सफिशेंट है। तो जैसे ये नेसेसरी ज़रूर है, पर ये ऑर्डिनेंसेस लाना सफिशेंट नहीं है। पहली बात ये है कि इसमें स्टेट्स का कोऑपरेशन होना चाहिए। स्टेट्स अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे कि अब वो समझ जाएँ कि ये तो चेंजेस आ गए हैं, अब इसके बाद हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, कोल्ड स्टोरेजेस बनाएं, रोड्स बनाएं, जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो फार्मर करना चाहता है और बेचना चाहता है वो आगे बढ़ सके। तो सबसे एक ये बहुत इम्पोर्टेंट कंडीशन होगा कि स्टेट्स किस तरह से कोऑपरेट करती हैं। सेकेंड ये होगा कि सरकार की कमिटमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी कमिटमेंट है, वो कितना ये कमिटमेंट दिखाते हैं, इसको सी थ्रू करते हैं। इसमें और आगे भी जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जैसे कि फॉरेन ट्रेड में क्या होता है कि आप कभी कहते हैं कि चीनी आप बेच सकते हैं, कभी कहते हैं चीनी आप नहीं बेच सकते, गेहूँ आप बेच सकते हैं, आप नहीं बेच सकते, इतना कैप लगा देते हैं। तो वो भी काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, जिससे कि किसान को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो और उस तरह के एक्ट से सरकार की कितनी कमिटमेंट है कि वो इस प्रोसेस को कि मार्केट एक्सेस दे फार्मर्स को, फ्रीली मार्केट एक्सेस मिले किसानों को, उस प्रोसेस को वो कितना आगे लेके जाती है। और अगर हम ये दोनों चीज़ देखते हैं, स्टेट्स की कोऑपरेशन और फर्म कमिटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसके चलते वो और भी जो नेसेसरी रिफॉर्म्स हैं वो भी कर ले, तब मुझे लगता है कि ये बहुत ही आवश्यक रिफॉर्म्स थे, जिसके वजह से कि आगे जाकर के भारत की कृषि का शक्ल बदली जा सकती है। इला जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कृषि की शक्ल बदलने के लिए पहले कुछ ये कदम हैं, लेकिन राज्यों का सहयोग और केंद्र की इसके बारे में तत्परता और सीरियसनेस दोनों दिखाएगी कि आगे कितना सफल होता है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी इलानॉमिक्स के अगले अंक में। आप द प्रिंट से जुड़े रहें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस देखते रहें। नमस्कार।